22 अप्रैल 2025 की तारीख पहलगांव की घाटी में गूंजता चीखों और बारूदों की आवाज़ दर्ज हुई। पहलगांव का बैसरन, जहां पर कई परिवार अपने बच्चे और अपने लोगों के साथ छुट्टियां मना रहे थे, कुछ ही पलों में लाशों का मैदान बन गया। हिंदू हो या नहीं, यह पूछकर हत्या की गई। एक मासूम अपनी पिता के लाश से चिपककर रोता रहा। एक नवविवाहित अपनी पति को बचाने के लिए गुहार लगाती रही। आतंकियों ने कहा, जाओ मोदी को बताना। ऐसे अनेकों हृदय विदारक दृश्यों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यह हमला एक बार फिर हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। आतंकियों ने उनसे उनका धर्म पूछकर खतना की पहचान करके उनकी निर्मम हत्या कर दी। यह दृश्य किसी औरंगजेब काल के दृश्य का नहीं है, बल्कि 2025 के भारत का है। वह भारत जिसका नेतृत्व स्वभाव और संस्कार से हिंदू नीति के निर्माताओं के हाथों में है। यह हत्या एक घृणित मानसिकता वाले मजहबों के चलते किया गया है। जिसने अपनी तारीख को भुलाया उसका मुस्तकबिल खराब हो गया। क्या तुम अपनी तारीख को भुला दोगे? क्या तुम अपनी तारीख को भुलाओगे? याद रखना, ये मदरसे हैं तो मेरा वजूद है। याद रखना, ये मदरसे है तो तुम्हारा वजूद है। अगर ये मदरसे नहीं, मस्जिद नहीं, तो न तुम्हारा वजूद है न मेरा वजूद है। जब अल्लाह के घर की हम हिफाजत नहीं। यह ऐसी मानसिकता है जो काफिरों को जीने लायक नहीं समझती। पहलगांव से जुड़ी सीना भेदती चीखें बताती हैं कि भारत के समक्ष चुनौतियों के जटिल समीकरण हैं। और शांति की स्थापना के लिए हर मोर्चे पर ताल ठोकर जवाब देना ही होगा। पहलगांव का सत्य यह है कि यह आतंकी हमला एक वैचारिक युद्ध का चेहरा ही है। ऐसे दुस्साहपूर्वक यह हमले स्पष्ट करते हैं कि आतंकी केवल बंदूक से नहीं लड़ रहे, वे विचारधारा के अस्त्र से एक संगठित वैश्विक अस्त्र चला रहे हैं। हर वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके, हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है कि नहीं है? जिसे हम केवल सीमित घटना समझने की भूल ना करें। भारत के समक्ष खड़ी एक चुनौती केवल आतंकवाद से नहीं है, एक संगठित वैचारिक गठजोड़ से है, जिसे एक तरफ हिंदुत्व को मिटाने का षड्यंत्र है तो दूसरी ओर राजनीतिक इच्छा शक्ति की परीक्षा। विकसित और तथाकथित सभ्य कहे जाने वाली देशों की अपने हितों तक सीमित रहने की प्रवृत्ति का राजनीतिक हिचक के रूप में प्रकट होना और भारत के न्यायपालिका तथा बोध तबके के द्वारा प्रदर्शित असहज चुप्पियां मतभिन्नता और इस वैचारिक चुनौती को और गंभीर बनाती है। आज हमारे पास यह न मानने का कोई कारण नहीं है कि जिहाद केवल आतंक ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के बीच एक सभ्यता संघर्ष है। पहलगांव का हमला न तो आकस्मिक है और न ही अलग थलग। यह इस्लामिक जिहाद के उन सुनियोजित एजेंडे का हिस्सा है जो हिंदुत्व और भारत की संस्कृति आत्मा को मिटाने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। इस्लाम के कुछ मध्य योगिन ग्रंथों और व्याख्याओं में काफिर के प्रति जो दृष्टिकोण मिलता है वो मित्रता नहीं, घृणा, बहिष्कार और अंततः हत्या तक की स्वीकृति प्रदान करता है। यह केवल मजहबी आग्रह नहीं, राजनीतिक इस्लाम का वह संस्करण है जिसने मजहब को एक सैन्य अभियान में बदल दिया है।
पाकिस्तान का दिख रहा है, पाकिस्तान का दिख रहा है कि नहीं झंडा? पाकिस्तान का दिख रहा है। मत करे ना भाईचारा को मत खत्म करो। भाईचारा ये देखो, ये मेरा भाई है, हो गया भाईचारा, मेरा भाई है, हो गया। खड़ा हो यार मैं तो चले चल अपना कुछ नहीं है। बात पाकिस्तान की हो रही है, बात पाकिस्तान की हो रही है। हाँ तो मैं और रखूंगा पाकिस्तान का पूरा बगल लगा रहा हूँ। बढ़ावा मिलता है, ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। अरे भाई देखिए जाने दो, देखो जो भी है वो गवर्नमेंट का इश्यू है। इसमें देखिए करे वहाँ आतंकवादी और यहाँ हमला है आपस में, ये कोई ये देखो ना, चलो ना आप बढ़ा रहे हैं। ऐसे अभियानों का समय बेहद सोच समझकर चुना जाता है, फिर उसके अनुसार ही उन्हें क्रियान्वित किया जाता है, फिर गढ़ा जाता है। अलगाववाद का, मुसलमानों पर अत्याचार किए जाने का झूठा विमर्श अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से इन अभियानों को चलाया जाता है। इसके बाद देश और विदेश में इन कट्टरपंथियों का हमदर्द बनकर बैठी वामपंथी ब्रिगेड सक्रिय हो जाती है। वह अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं एक झूठा विमर्श खड़ा करने में। उदाहरण के तौर पर साल 2000 में जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिंटन 21 से 25 मार्च तक भारत दौरे पर थे, तब अनंतनाग जिले के चिट्टिन सिंहपोरा गांव में 36 सिख ग्रामीणों का नरसंहार किया गया। जब 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आए हुए थे। उनके भारत आने से पहले CAA और NRC के विरोध में महीनों तक धरने दिए गए। उन्हीं धर्मों में यह साजिश रची गई, तारीख निश्चित की गई और दंगे भड़काए गए, ताकि वैश्विक बिरादरी में यह संदेश दिया जा सके कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है और उनकी वहां कोई सुनवाई नहीं। इसी तर्ज पर पहलगांव के इस घृणित कृत्य को तब अंजाम दिया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति JD वेंस परिवार सहित भारत आए हुए थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तान कश्मीर विवाद को वैश्विक मंच पर फिर से हवा दे सके। आतंकियों को घोषित करने वाले इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान का कश्मीर पर बार बार बोला जाने वाला झूठ सबके सामने आ चुका है। सब जान चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देने वाला मुल्क है। इसी के चलते वह दिवालिया होने के कगार पर भी है। सब उससे किनारा कर चुके हैं, कोई उसे नहीं पूछता। अमेरिकी ट्रंप सरकार ने 26 से 11 हमले के साजिशकर्ता तहबूर हुसैन राणा को भारत प्रत्यर्पित कर आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टारगेशन की नीति स्पष्ट कर दी है। उसने यह बता दिया है कि इस मुद्दे पर वह भारत के साथ खड़ा है। दरअसल भारत ने पिछले दशक में आधारभूत ढांचे, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, परंतु यह विकास पथ बार बार आतंकवाद, कट्टरवाद और तुष्टीकरण की नीति से बाधित होता रहा है। इन सब के मूल में है एक ऐसा गठजोड़ जिसमें स्थानीय वोट बैंक की राजनीति, न्यायिक नरमी और बौद्धिक पाखंड शामिल है। पहलगांव की घटना बताती है कि अब केवल युद्ध सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, यह विचारों और संस्कृति की आंतरिक रक्षा की लड़ाई बन चुकी है। भारत के लिए असली चुनौती आतंकी बंदूकधारियों से नहीं है, बल्कि कलमधारी हमदर्दों से है, जो हर आतंकी कृत्य को घटना का जमा पहना देते हैं, कट्टरपंथ के खिलाफ कार्रवाई को फांसीवाद बताते हैं और न्यायपालिका के मंच से आतंक के खिलाफ कार्रवाई को उछालते हैं। यह गठजोड़ केवल सरकार से नहीं बल्कि भारत से, यह गठजोड़ केवल भारत से नहीं जबकि भारत के सभ्यता सोच से युद्ध में लिप्त है। बौखलाहट नहीं है। पहलगांव में रक्त बहा है, लेकिन वो किसी आतंकी गुट की बौखलाहट नहीं बल्कि एक गहरे वैश्विक इस्लामिक एजेंडे की प्रकट अभिव्यक्ति है। यह वही एजेंडा है जिसकी जड़ें मजहबी किताबों में हैं, जिनकी शाखाएं पाकिस्तान की ISI और तालिबानी नेटवर्क से जुड़ी हैं और जिसे खाद भारत के अंदर बैठे सेकुलर झंडाबरदारों द्वारा मुहैया कराया जाता है। यह समझना होगा कि आतंकवाद केवल
स्थानीय चरमपंथ नहीं, जबकि वैश्विक संसाधनों, नेटवर्क और प्रोपेगेंडा से सुसज्जित आंदोलन बन चुका है। पाकिस्तान जैसे देशों की सैन्य एजेंसियां, विदेशी फंड और इंटरनेट के माध्यम से जिहादी प्रोत्साहन, इन सब ने इसे एक वैश्विक रणनीति में बदल दिया है। पहलगांव में पाकिस्तान के स्पेशल कमांडो सेना की भागीदारी इन जिहादी तंत्र की गहराई को उजागर करती है। अब समय आ गया है कि भारत अपनी नीति, दृष्टिकोण और रणनीति को एक स्पष्ट वैचारिक अनुष्ठान पर आधारित करे। तुष्टीकरण का कानून और नैतिक विरोध अब स्पष्ट रूप से तय करना होगा। समान नागरिक संहिता जैसे नीतिगत निर्णयों में देरी अब देश के लिए घातक है। यह आवश्यक है कि चरमपंथी को मजहबी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप में पहचाना जाए। भारत को मजहबी कट्टरता नहीं, राजनीतिक सैन्य और कट्टरता के समर्थकों की राजनीति के कच्चे माल के रूप में समझा जाए। न्यायपालिका और नौकरशाही में राष्ट्रहित के मुद्दे पर टकराव और अड़चनों की प्रवृत्ति का आकलन इस देश की सबसे बड़ी पंचायत को मिलकर करना होगा। और हिंदू की दोस्ती नहीं होनी चाहिए क्या? मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए, क्या हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी इस्लाम में भी ये चीज आ जाती है कि जो आपका ऑपोजिट है, जो आपका दुश्मन है, हम उससे दोस्ती नहीं कर सकते। संवैधानिक पद और संस्थाओं से कट्टरवाद और जिहाद की स्पष्ट समझ की अपेक्षा आज भारत की साझी आवश्यकता है। वैचारिक शुद्धता, स्पष्टता और भारत भाव से शून्य राष्ट्ररोधी प्रवृत्तियों का निर्मूलन किए बिना चैन से नहीं बैठा जा सकता। यह वास्तविकता है कि हिंदू समाज की संगठित संस्कृति एकता इस देश में सामंजस्य और सौहार्द का आधार है। हिंदुत्व को हर उपद्रव का समन्वय करने में सक्षम संस्कृति और जीवन दृष्टि के रूप में स्थापित करना, यही भारत की सबसे बड़ी उत्तर शक्ति है। आतंकवादी बहुत गंदे, मेरे पापा को मार दिया। सूखी अखियाँ अखियों को सो रहने दे।